Uh, Hi guys, I'm getting a few messages from all of you. I think we have a few minutes. We can talk about something if you want to. You can unmute yourself if you want to ask something. आज रोहित सर की क्लास नहीं होगी? नहीं, आज रोहित सर की क्लास नहीं है क्योंकि आपके जो आने वाले मॉड्यूल्स है उनके लिए पूरी टीम बैठी है। तो उनका उनका साथ में रहना जरूरी लगा मुझे, तो इसलिए मैंने उनको बोला आप 1-2 दिन मत देखें। कल तो वैसे भी क्लास कोई नहीं है, आज और कल वो वहाँ पे थोड़े बिजी रहेंगे। और आकाश सर की होगी आज? होगी आज आकाश सर की, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। इसके बाद आकाश सर की होगी। शेड्यूल कभी भी खराब नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, टेक्निकल इशू आएगा, उसकी उसकी वजह से होगा। वो भी आगे जाके जब हम थोड़ा हमारा प्लेटफॉर्म मैच्योर हो जाएगा तो वो ऐसा इशू भी नहीं आएगा उसके बाद। हेलो सर। जी सर। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी सर ये कोर्स जो ये जूम पे ही हमेशा चलेगा कि आप कुछ नए किसी फॉर्म पे हमको आना पड़ेगा? बिल्कुल, वी आर वर्किंग ऑन आवर एप्लीकेशन। ऐप हमारी जल्दी से जल्दी लॉन्च होने वाली है। बट क्योंकि ये एक एजुकेशनल कम्युनिटी है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे कैंडिडेट्स के ऊपर कोई भी चार्जेस का प्रेशर आए। तो जितनी बड़ी हमारी कम्युनिटी बनेगी उतना कम एक्सपेंसेस पर हेड आएंगे। तो हम इसी पे फॉलो करेंगे, पहले कम्युनिटी बड़ी हो जाए जिसकी वजह से पर हेड एक्सपेंसेस कम से कम हो जाए। क्योंकि मुझे नहीं लगता जिस पे हम बेस्ट फैकल्टी लेके आए हैं, इवन द जिनका नाम बहुत ज्यादा है, जो भी खुद को प्रूव भी नहीं कर पाए अभी, they are charging 20 times more than us। तो हम वैसे तो इट इज नॉट अ चार्ज, इट इज जस्ट एक्सपेंसेस। क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरी मोस्ट ऑफ द फैकल्टी इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो हम बिजनेस तो कर ही नहीं सकते। वी कैन नॉट डू दिस फॉर प्रॉफिट पर्पसेस। तो हमारी कोशिश यही रहेगी, हम पहले जूम पे हैं, अभी हम क्वालिटी पर्पसेस के लिए हर एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद क्वालिटी फिल्टर होने के बाद हम देखेंगे कि इसको दूसरे प्लेटफॉर्म पे रिलीज करना है कि नहीं। आई होप यू गॉट योर आंसर। थैंक यू सर। 500 instead of 1000. हाँ जी, सर फी ना 500 रखो ना, इंस्टेड ऑफ 1000 रखा है ना सर आपने? मैं तो चाहता हूँ तो फिर issue नहीं 190। है मैं तो कुछ। मेरी मर्जी है 99 की, पता है मेरी मर्जी 99 की है, पर पूरे एक्सपेंसिव जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना तो 800 समथिंग बन रहे हैं अभी। तो इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं चाहता हूँ कि पहले कम्युनिटी थोड़ी बड़ी हो जाए ताकि पर हेड एक्सपेंस कम हो जाए। हमने तो प्रॉफिट तो रखना ही सर नहीं है क्योंकि 500 में सब कंफर्टेबल होंगे, मतलब फिर नहीं इशू नहीं 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 नहीं, है, बिल्कुल मतलब मैं समझ रहा हूँ, 500। मैं समझ रहा हूँ। यस सर 500 ओके होगा सर। मैं तो 99 रखना चाहता हूँ। मेरे दिल से पूछोगे ना अगर, तो इट शुड बी नॉट मोर देन 99। ये मेरा पर्पस है। अभी मैं उस पर काम कर रहा सर हूँ। अगर हमारी कम्युनिटी बड़ी हो जाती है ना, अगर हम 5000 सब्सक्राइबर रीच कर जाते हैं ना जल्दी से जल्दी, पेड स्टार्ट होने से पहले, तो आई गारंटी यू 30 से 40% कट हो जाएगा। क्योंकि वही तो, हमें कोई प्रॉफिट तो करना ही नहीं है। जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना कम एक्सपेंस होगा, डिवाइड हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, पर हेड एक्सपेंस कम हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, एक सर मजे की बात नोट्स। बताता हूँ। आज से कल से देख रहा हूँ मैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैव आल्सो स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस आइडिया। आप देखना काफी सारे ग्रुप्स में आ गया, ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट हो गई है जम्मू में, है ना? पॉडकास्ट पॉडकास्ट हाँ पॉडकास्ट पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं नहीं, पॉडकास्ट भी कर रहा है। एक लोग कर एक रहे बंदा हैं, पीपल हैव पॉडकास्ट, स्टार्टेड। हाँ, पीपल हैव हाँ स्टार्टेड। पॉडकास्ट कर। पर अच्छी बात है, इफ दे आर गिविंग दिस क्वालिटी दे पाते हैं वो। और देखो, लूटना नहीं है ना, मुझे पता है हम सब नौकरी लेने के लिए आए हैं इधर, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे उस साइड बैठा था। यस सर। तो ऑल्दो मैं इससे पहले बैंक में था, मैंने बैंक का पेपर निकाला हुआ है। उसके बाद मैं इधर आया, क्योंकि बैंक में मैं बाहर था, फिरोजपुर में था मैं, पंजाब में। तो नाउ आई एम इन माय डिस्ट्रिक्ट ओनली, तो तब बढ़िया है। तो सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई आपकी? हाँ, मेरी भी हो गई। आप मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई है। सर कितना टाइम लगेगा आई थिंक ज्वाइनिंग को? यार अभी आज ही हमें मेल आई है मेरे को, पर्सनल सोर्सेज से। आरडीडी जो डिपार्टमेंट है जिसमें हमें रिक्रूट किया है, वो कह रहा है जल्दी से जल्दी बच्चे भेजो, आप कर क्या रहे हो, क्योंकि खाली पड़ा डिपार्टमेंट वो। सर इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एफए एंड टीए? यार थोड़ा प्रमोशन का पंगा होगा, और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि अभी नया नोटिस आया है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, कि जितने भी आरडीडी में जो बच्चे आपने सिलेक्ट किए ना, दे आर एक्चुअली एम्प्लॉय ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट विच हैव बीन डिप्यूटेड इन आरडीडी। तो आई डोंट थिंक कि कुछ खास यस सर, हाँ उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि प्रमोशन आपको वहां पे भी होगी, प्रमोशन के लिए आपको वहां पे भी एग्जाम बिल्कुल देना बिल्कुल। पड़ेगा, यहाँ पे भी एग्जाम देगा। हाँ हाँ बिल्कुल।
यार आप, मैं जी, आपको सर। एक सलाह देता हूँ, इन चीजों में मत पड़ो, इन चीजों को छोड़ दो, आप अपने अपना काम पे ध्यान दो। दैट इज, अपना कंसेप्ट क्लियर करो, अपना बेस इतना बढ़िया बना दो कि कोई भी एग्जाम हो फट्टे चक देना बस। यस। और हमारा टारगेट टॉप करने का है, हमारा टारगेट सिर्फ सिर्फ क्लियर करने का नहीं है, तो टारगेट बड़ा रखना है अब। सर आपके जो कितने पॉइंट्स थे इसमें पीए में? पीए में 95.50, ओके सर। 95.50, रैंक 17th इन यूटी एंड रैंक 3 इन जम्मू, बट डजंट मैटर यार, इट डजंट मैटर। यस सर सर, आप कितने मैं सर आप कितने घंटे पढ़ते थे दिन में लगभग? क्या है सर? इस बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी क्लास का टाइम हो गया, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हाँ, क्लास टाइम हो ओके गया। यस सर, ओके, यस सर। आज म्यूट हमारा कर दो। टारगेट रहेगा, अभी मैं सबको म्यूट करूंगा, कोई खुद को अनम्यूट नहीं कर पाएगा अब, क्योंकि आज हमारी मर्जी है 100 एमसीक्यू कर जाने हैं आज ही हमने। तो जिसको भी मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं होगी, जिसको भी स्क्रीन विजिबल नहीं होगी वो मुझे लिख के बता दे। अगर सबको स्क्रीन विजिबल होगी तो हम स्टार्ट कर देंगे। मैंने पहले ही खोल के रखा है ताकि हम फटाफट से कर लें। Is screen visible to everyone? Is screen visible to everyone? चैट में लिख के भेज दो। हर एक एमसीक्यू जो है हमारा, दैट विल बी ओके, ठीक है। हर एक एमसीक्यू कंसेप्ट बेस है, हर एक एमसीक्यू पढ़ा चुके हैं, उनमें से कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो हमने नहीं पढ़ाए, जानबूझ के नहीं पढ़ाए, क्योंकि आपको पता है कि हमारा यहाँ पे मेन मकसद है स्कोर करना, ना कि कंप्यूटर इंजीनियर बनना। वो भी बनेंगे अगर टाइम होगा तो। सबके सब आंसर फटाफट चैट बॉक्स में टाइप करते जाओ। ये मैं नहीं बोलूंगा रैम इज अ टाइप ऑफ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। रैम इज अ टाइप ऑफ, जल्दी जल्दी टाइप करो, रैम इज अ टाइप ऑफ। सबका कीपैड चलना चाहिए। वी नीड एन इंटरेक्टिव क्लास। कूल। अगर आपको ए ऑप्शन लिखने में जल्दी मिल रहा है, ए लिख दो। वोलाटाइल लिखने में मिल रहा है, लिख दो। सबको पता ना व्हाट इज द वोलाटाइल? वोलाटाइल वो मेमोरी होती है जो पावर ऑफ होने पे रिमूव हो जाती है। मैंने ये जानबूझ के आंसर दिख रहा है, क्योंकि इसका आंसर की मुझे टेंशन नहीं है। मुझे पता है आप सबको ये बढ़िया से आएगा, इसलिए इसका आंसर देखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीपीयू एंड द मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द, अगला टू सीपीयू एंड मेमोरी इज लोकेटेड, कहां पे होती है सीपीयू? ए इज द रॉन्ग आंसर। बी में और नॉन वोलेटाइल वाला, भाई हम आगे चले गए हैं नॉन वोलेटाइल से। इट्स अ वोलेटाइल बाय द वे। आगे चलिए। बी इज द राइट आंसर। गुड। जिसको नहीं समझ आ रहा है क्वेश्चन मार्क लिख के भेज देना। जिसको नहीं पता चलेगा हम कैसे आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लिख के भेज देना, मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। पर मैंने आप सबको इसलिए म्यूट करके रखा है ताकि हम 100 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट कर सकें। ओके, पीओएस क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओएस? आप सबने पीओएस यूज किया है, आप सबने पीओएस यूज किया है। ये टिक गलती से बजा है, ये टिक इसके आंसर नहीं है, ये पिछले वाले का टिक कंटिन्यू हुआ है, तो बी आंसर मत दो। पीओएस क्या होता है? आप सबने शॉपिंग की होगी, शॉपिंग करते करते जब हम अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को जिस मशीन में स्वाइप करवाते हैं, वो भी एक टाइप की पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है। तो इसका आंसर है सी पार्ट, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ये सब के सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन। अगला, डंप टर्मिनल, ये थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, अगर किसी को आता है तो मेरे को फटाफट आंसर दे दो। वॉइस नहीं आ रही, और किसी को वॉइस का इशू, जल्दी जल्दी, हमें हमें फट्टे चकने हैं आज, 100 का 100 कंप्लीट करना है। एनीबडी हैविंग वॉइस इश्यूज? एनीबडी हैविंग वॉइस इशू? जल्दी जल्दी जल्दी। बी, एक्सटेंसिव मेमोरी। डंप टर्मिनल क्या होता है? नो, कूल। तो इसका आंसर दो, डंप टर्मिनल क्या होता है? डंप टर्मिनल क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं हमारे पास, कुछ सिस्टम्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें एक सीपीयू होता है। जैसे कि हमारे पास एक सीपीयू है, हमारे पास ये सीपीयू समझ लो, और उसके साथ बहुत सारे टर्मिनल लगे हैं।
एक यहाँ पे टर्मिनल है, एक यहाँ पे टर्मिनल है, वैसे ही यहाँ पे टर्मिनल है, वैसे ही यहाँ पे टर्मिनल है, लेकिन प्रोसेसिंग इधर से ही हो रही है, प्रोसेसिंग सारी यहाँ से हो रही है। ये क्वेश्चन नंबर 4 समझा रहा हूं मैं। प्रोसेसिंग सिर्फ इस सेंट्रल जगह से हो रही है। यहाँ पे सिर्फ एक स्क्रीन है और एक कीबोर्ड है इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। यहाँ पे सिर्फ एक स्क्रीन है और एक इनपुट के लिए कीबोर्ड है, सिर्फ एक स्क्रीन है और एक इनपुट के लिए कीबोर्ड है। तो ऐसा सिस्टम में इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं डम्ब सिस्टम। ऐसे वाले सिस्टम को हम बोलते हैं डम्ब सिस्टम, जिसमें सिर्फ एक कीबोर्ड फॉर इनपुट एंड अ स्क्रीन और मॉनिटर फॉर आउटपुट होता है, और बाकी सारी प्रोसेसिंग सेंट्रल हब करता है या कोई और पार्ट करता है, तो उसे हम बोलते हैं डम्ब टर्मिनल। समझ आ गई तो ओके लिखो, आगे चलें। ये याद रखनी है चीजें, क्योंकि हम हर चीज पे अगर ध्यान देंगे तभी काम चलेगा। चलो चलो चलो, फिफ्थ इम्पैक्ट प्रिंटर। ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि हमने जानबूझ के स्किप किया था। डायरेक्ट नहीं, आंसर इज डी। यस, आंसर इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इम्पैक्ट। दो टाइप के प्रिंटर होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। आपने टाइपराइटर देखा होगा, टाइपराइटर में एक रिबन होता है, उसके ऊपर एक जाके जब हम कोई की, ये कीज होती हैं, हम जब इस की को प्रेस करते हैं तो वैसे ही एक रॉड टाइप की रिबन में जाके प्रेस करती है और वो जोर से पेपर के साथ बजती है, जिससे कि समझो कि ए प्रेस किया तो ए प्रिंट हो जाता है। सबने देखा है? ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे गलती है, यहाँ इम्पैक्ट में इंकजेट इज नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये भूल जाओ। सी है ही नहीं यहाँ पे, सी भूल जाओ। मैंने अभी देखा ये, क्योंकि पीडीएफ हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो एक ऐसे हम, पहले मेरी बात सुनो, जिन्होंने भी डी आंसर दे रहे हैं उनको मैं बता दूं, इंकजेट नहीं था इसमें, इंकजेट इज नॉट द राइट आंसर। ऑल ऑफ द टी ठीक है, डॉट एंड ड्रम इज द राइट आंसर। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज इम्पैक्ट प्रिंटर, सुन लो फटाफट। दो टाइप के प्रिंटर्स होते हैं, एक इम्पैक्ट, एक नॉन इम्पैक्ट। आई थिंक आई नीड टू क्लोज दिस एनिमेशन। ठीक है, दो टाइप के प्रिंटर्स, वन इज इम्पैक्ट एंड अदर इज अ नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या होता है, एक फिजिकल रिबन के ऊपर एक रॉड या फिर किसी भी टाइप का सॉलिड मटेरियल जोर से हिट करता है और वो फिर उसके ऊपर एक इंप्रेशन बना होता है करेक्टर का, और वो करेक्टर जोर से जाके पेपर के साथ बच जाता है, ऐसे ठप करके पेपर के साथ बचता है। तो वो वाला इंप्रेशन जो है वो प्रिंट हो जाता है पेपर पे। इस टाइप के प्रिंटर्स को हम बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। और एक टाइप का प्रिंटर ऐसे होता है जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता ऐसा कोई, उसको हम बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट। अगर दोनों में डिफरेंस समझ आया तो बताओ, तो आगे चलें। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में फर्क समझ आया? ओके। तो डॉट मैट्रिक्स एक ऐसा प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स एक ऐसे जिसमें ना ऐसे डॉट्स बनी होती हैं, ऐसे डॉट्स बनी होती हैं। तो आप जिस हिसाब से प्रेस करते हो ना, वैसी डॉट्स आगे जाती हैं, रिबन के साथ टच होती हैं और बाद में अल्टीमेटली पेपर के साथ टच हो जाती है। तो उससे क्या होता है, जिस शेप में ये पिंस प्रेस करते हैं हम, उस शेप में प्रिंट हो जाता है। वैसे ही ड्रम प्रिंटर होता है, उसमें एक ड्रम होता है और एक रिबन होता है, इंक रिबन। वो जब इम्पैक्ट के साथ बचता है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, नो दे आर, यू कैन नॉट से इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल किस हिसाब से, वो कौन सी टेक्नोलॉजी से प्रिंट कर रहा है वो हम बता नहीं सकते, वो उनका पता नहीं, मैंने देखे नहीं है कैसे होते हैं वो। तो ड्रम प्रिंटर, वैसे ही स्पिंडल भी होता है, लाइन प्रिंटर्स भी होते हैं, ये सब इम्पैक्ट वाले प्रिंटर हैं जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है। रेलवे टिकट्स, यस मे बी होता होगा भाई, मे बी जो वो बिल्स उसी से प्रिंट होते हैं, पर मुझे पता नहीं है। तो डॉट मैट्रिक्स, ड्रम, लाइन, स्पिंडल कुछ ही ऐसे हैं, ये कुछ ऐसे प्रिंटर्स हैं जो कि इम्पैक्ट होता है, कांटेक्ट होता है पेपर, रिबन और फिजिकल पार्ट्स में, उनको हम बोलते हैं इम्पैक्ट। और नॉन इम्पैक्ट वैसे होते हैं जिसमें बैंक स्टेटमेंट इज कैन नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ दिस। बैंक स्टेटमेंट इज द रॉन्ग आंसर। ड्रम, यस, ड्रम की एग्जांपल, ड्रम में क्या होता है, एक
सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, उस सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर अल्फाबेट्स एनग्रेव्ड होते हैं, उसके ऊपर रिबन होता है, और जब हम प्रेस करते हैं तो वो वाला पर्टिकुलर कैरेक्टर आगे जाके प्रेस करता है, पर्टिकुलर कैरेक्टर जाके प्रेस करता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा वो इम्पैक्ट, और जिसमें नहीं होगा वो आगे नहीं चल सकता, क्योंकि इसके बाद लेजर जेट उनके बारे में भी बताना है, एमसीक्यू आ सकता है। इसके बाद अगली बात, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऐसे प्रिंटर जिनमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा। जैसे हम एटीएम की स्लिप निकालते हैं, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में निकलेगी। इंक जेट, जो आपके घर में इंक जेट लगा होता है जिसमें इंक की स्प्रे होती है पेपर के ऊपर, पर फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता ऐसा कोई, सिर्फ स्प्रे होती है, तो दैट इज नॉन इम्पैक्ट। वैसे ही लेजर प्रिंटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेजर प्रिंटर्स ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। अब प्रिंटर्स के बारे में हम पूरा एक चैप्टर पढ़ सकते हैं वैसे, पर आपको ऐसी जानकारी के लिए बता दूं, हम प्रिंटर्स को डीपीआई के थ्रू क्वालिटी चेक करते हैं, डॉट इज डॉट्स पर इंच, इनकी हम जो वैल्यूएशन करते हैं, इनकी जो क्वालिटी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं हम डीपीआई की, कितने डीपीआई का प्रिंटर है, दैट इज डॉट्स पर इंच, क्योंकि स्प्रे जब करेगा तो डॉट्स में स्प्रे करता है ना, ये एक इंच में कितनी डॉट्स कर पाता है, दैट इज इट्स क्वालिटी। इसके बाद हम बात करेंगे, कुछ थर्मल टाइप के प्रिंटर होते हैं जिनमें थर्मल इंक्स यूज होती हैं, जो एटीएम वाली है, दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल। या फिर आप कभी आप किसी मॉल में शॉपिंग करने गए हो, तो वो जो प्रिंटर निकालते हैं वो ना थोड़ी देर के बाद फेड हो जाता है, जो आपको रिसिप्ट दी होती है वो कुछ टाइम के बाद वो उड़ जाती है, वो दिखती नहीं है। DPI is the accuracy. No, it is not just the accuracy. सिर्फ accuracy नहीं होती. Every printer is having an accuracy. सब printer accurate होते हैं. DPI, you cannot say it's an accuracy. No. Printer with best DPI is, बहुत सारे printer हैं with best DPI, and you can also adjust DPI. अब आजकल तो ऐसे printers आए हैं, अब जो कॉस्ट सेविंग, जैसे आप किसी बड़े प्रिंटिंग हाउस में जाओगे, उनके पास जो प्रिंटर होता है ना, उनका आप डीपीआई एडजस्ट कर सकते हो कि आपको ज्यादा अच्छा प्रिंट चाहिए, हल्का प्रिंट चाहिए। डीपीआई इज क्वालिटी, क्वालिटी इज द राइट आंसर, डीपीआई इज द क्वालिटी, ये बेटर साउंड कर रहा है। स्क्रीन गॉन, और किसी की स्क्रीन गॉन? तो प्रिंटर्स पे ठीक है पढ़ा देंगे, पर सिलेबस में डायरेक्टली नहीं पूछा है। अगर बोलोगे टाइम होगा तो रेगुलर क्लासेस में वो करा देंगे। सच में एक टॉपिक बनता है उसका पूरा, वैसे बात तो आपकी सही है यार, एक टॉपिक बनता है उसका पूरा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दोज, पर इंक जेट नहीं है बीच में, ठीक है। सी को अगर भूल जाओ तो ऑल ऑफ दोज, सी को भूल जाओ तो ऑल ऑफ दोज। आगे, द डिस्प्ले साइज ऑफ, ये बताओ, इसका आंसर दो, इसका आंसर दो। सब फोन्स खरीदते हो, 5.5 इंच का फोन है, 6 इंच की स्क्रीन है, वो कैसे पता चलता है वो 6 इंच की है या नहीं है? बताओ इसका आंसर। सब मोबाइल्स खरीदते हो, रेडमी, तुमने तो नाम ही रेडमी रखा है, तुम बताओ। डी इज रॉन्ग आंसर, डायगोनली इज द राइट। जहांगीर आपका आंसर बिल्कुल सही है। हम किसी भी स्क्रीन का साइज कैसे पता करते हैं? स्क्रीन का साइज, ये हमारे पास एक स्क्रीन है, ये अब कितने इंच की स्क्रीन है, वो कैसे पता चलता है? वो ऐसे पता चलता है डायगोनली अगर ये 5.5 इंच है डायगोनली, देन वी से ये 5.5 इंच की स्क्रीन है। हॉरिजेंटली इज द रॉन्ग आंसर, वर्टिकली इज द रॉन्ग आंसर, डायगोनली इज द राइट आंसर। 32 इंच की एलईडी, डायगोनली अगर वो 32 इंच की होगी देन इट इज 32 इंच। एम आई क्लियर? जल्दी यही हुए अभी, तो थोड़ा प्रिंटर वाला आ गया बीच में, कोई ना। ओके, द यूनिट टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रिंटर इज, इसका आंसर आप अगर नहीं भी दोगे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसको मैंने बताया ही नहीं है अभी। दैट इज डीपीएस इज नथिंग, पता नहीं क्या होता है डीपीएस, तो कुछ होता ही नहीं है। पीपीएम दैट इज पेजेस पर मिनट, सीपीएस दैट इज कैरेक्टर पर सेकंड। तो बोथ बी एंड सी द आंसर, हम इकट्ठे है इसको। पीपीएम, यस पीपीएम एंड सीपीएस इज आल्सो, हम बोथ इज द राइट आंसर। हम जब अलग से प्रिंटर्स पढ़ेंगे तो इसका आंसर दे देंगे। अभी फॉर द टाइमिंग याद रखो, पीपीएम इज द यूनिट which we use for printing to estimate printer speeds, and CPS is also one of them. Actually LPM भी होता है, that is lines per second, और lines per minute भी होता है। USB stands for, सबको आना चाहिए, ये ऐसी चीजें हैं सबको आनी चाहिए। USB stands for, USB stands for BB, yes it's universal serial bus। ये इंडियन साइंटिस्ट ने इन्वेंट की थी। कल मुझे बताना कौन से, किसके साथ मिलके, कौन से इंडियन साइंटिस्ट ने ये इन्वेंट की थी। आगे,
द मशीन साइकिल इंक्लूड्स, मशीन साइकिल क्या होता है? जब आप कंप्यूटर में एक इनपुट देते हो, वो इनपुट पहले किसी और पार्ट में जाता है, फिर उसकी कोई और प्रोसेसिंग होती है, फिर कोई और प्रोसेसिंग होती है, वो फाइनली हमें उसका एक रिजल्ट मिलता है। राइट राइट राइट, ई इज द राइट, ऑल ऑल ऑल, बिल्कुल इसका पूरा एक साइकिल है। बोलोगे तो हम कर भी करेंगे वैसे में, क्योंकि आ सकता है वो, दैट इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपने जैसे इनपुट दिया ना, उसके बाद मशीन क्या करेगी? फेच करेगी। फेच का मतलब डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को लेके आएगी। सबसे पहले फेच करेगी। फेच में क्या करेगी? डेटा प्लस इंस्ट्रक्शंस को लेके आएगी मेमोरी यूनिट से, जिस मेमोरी में वो पड़ा होगा वहां से फेच करेगी। उसके बाद क्या करेगी? डीकोड करेगी, क्योंकि जो भी आप इंस्ट्रक्शन दोगे वो आप बाइनरी में थोड़ी दे रहे हो, आप तो किसी हाई लैंग्वेज में दोगे, तो वो उसको डिकोड करेगी। एक्चुअली में मिमोनिक्स बोलते हैं उसे, पर हम इतने डीप नहीं जाएंगे। उसको डिकोड करेगी। आई नीड टू टेक अ ब्रेक, प्लीज स्टे ट्यून्ड, नीड a break of 2 Hello, hello, I'm back. Sorry to hang you up, guys. There was an emergency.
ओके, तो मशीन साइकिल में क्या होता है, फेच होता है, फेच करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको हम डिकोड करते हैं, डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट, उसको प्रोसेस करते हैं या फिर एग्जीक्यूट करते हैं, फिर दोबारा से एनकोड करके रिजल्ट आउटपुट देते हैं, और जरूरत होगी तो स्टोर भी करते हैं। तो ऑल ऑफ अबव इज द आंसर। इसका आंसर दो, ये सबको आता है, इसका आंसर दो, ये सबको आता है। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस, right answer both A and B, so C is the right answer. So the next part is processor speed is affected by, बोलो ये मैंने प्रोसेसर आपको अच्छे से अभी पढ़ाया नहीं है, तो इसका आंसर मैं बताता हूँ, दैट इज सिस्टम क्लॉक रेट, कि कितनी इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, मिलियन, जीबी, जीपीएस, वो कितनी कर सकते हैं हम, तो हम वो उसकी स्पीड को डिटरमाइन करते हैं, तो सिस्टम क्लॉक रेट। अगली चीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू सेंटर, अच्छा ये मैं समझाऊंगा कंसेप्ट, तो आपका ये एग्जाम में आ सकता है, इजी है, बस याद रखना है। जब हमें किसी टेक्स्ट को, पैराग्राफ को राइट के लिए अलाइन करना हो, राइट साइड की अलाइनमेंट करनी हो, तो दैट इज कंट्रोल प्लस आर फॉर राइट। अगर लेफ्ट साइड करनी हो तो कंट्रोल प्लस एल, और इन दोनों पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि राइट के लिए क्या करना है और लेफ्ट के लिए क्या करना है। हमेशा क्वेश्चन आएगा सेंटर के लिए, क्योंकि सेंटर वाला भूल जाता है, दैट इज कंट्रोल प्लस नॉट, सी इज नॉट द राइट आंसर, ई इज द राइट आंसर, दैट इज कंट्रोल प्लस ई। तो हमने आज 3 शॉर्टकट भी लर्न किए। अगर हमने पैराग्राफ को राइट में करना है कंट्रोल प्लस आर, लेफ्ट में करना है कंट्रोल प्लस एल, और सेंटर में करना है तो होना तो सी चाहिए, पर सी होता नहीं है, दैट इज ई। तो एम आई क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, ये समझ आया? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, चलो मैं आपको एक चीज सॉल्व करने के लिए दूंगा, लेकिन इसके बाद, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस, जल्दी जल्दी आंसर दो सब, जब तक सब मुझे आंसर नहीं देंगे तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, जल्दी जल्दी। डी, ओके, गुड 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 गुड। ए, अच्छा किसने, एक मिनट के लिए, ए फॉर वॉइस, ए फॉर वॉइस, डी। तो कीबोर्ड किसकी, कीबोर्ड ने कभी आपकी आवाज पकड़ी है आज तक? जिसने भी सी या डी आंसर दिया है, कभी आपने देखा है कि कीबोर्ड ने आपकी आवाज कैप्चर की हो? तो माइक्रोफोन इज द राइट आंसर। अगर आपके फोन का माइक्रोफोन खराब हो जाए तो दूसरे इंसान को आपकी आवाज नहीं सुनाई देती। तो इससे पता चलता है कि माइक्रोफोन इज यूज्ड एज एन इनपुट डिवाइस फॉर ऑडियो। अच्छा, आउटपुट के लिए कौन सा होना चाहिए फिर? जल्दी जल्दी लिख के दो मुझे आंसर। अगर मुझे ऑडियो आउटपुट चाहिए तो कौन सा डिवाइस यूज करेंगे? स्पीकर, और कोई? यस, स्पीकर इज द राइट आंसर। पर अच्छा, मेरे पास अगर ऐसा हेडफोन है, अगर मेरे पास एक ऐसा हेडफोन है जिसमें माइक्रोफोन भी है और स्पीकर भी है, तो मैं उसको इनपुट बोलूंगा, आउटपुट बोलूंगा, या बोथ इनपुट एंड आउटपुट बोलूंगा? Yes, both is the right answer. Good. You guys are amazing, yeah. You're doing very well. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा तुक्का मारो, तुक्का मारो, पर एजुकेटेड गैस मारना, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आपको 100% क्वेश्चन आते ही नहीं होंगे।
देखो जिसने भी ए एंड सी लिखा उसने ना उस पीडीएफ जब हमने शेयर की होगी ना तो उसने ये देख लिया होगा कि इसमें ओनली ए एंड सी है। भाई ऐसे पढ़ना है तो फिर क्या फायदा है? कुछ सीखने आए हैं इधर, मेरे सामने नंबर बनाने थोड़ी आए हो। ठीक है, उसने इसका आंसर पीडीएफ में गलती देख के ना वो आंसर दे दिया, तो भाई ऐसे मत करो यार। ट्राई टू लर्न। स्टोरेज करता है सर्वर, स्टोर करता है। सर्वर का मेन काम स्टोरेज ही समझ लो। याद करो जब हमने बोला था कि सुपर कंप्यूटर्स की स्टोरेज इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन हमारी जो सर्वर्स होते हैं जिनको हम मेन फ्रेम बोलते हैं उनकी स्टोरेज बड़ी हाई होती है। तो इससे एक चीज तो क्लियर होगी कि स्टोरेज तो उनका काम है ही है, वो स्टोरेज तो करते हैं, स्टोरेज तो करते हैं। देखो इसका अप्रोप्रिएट आंसर मुझे दिख रहा है ईमेल प्रोसेसिंग, क्योंकि ईमेल प्रोसेसिंग के लिए सिस्टम अलग होता है जिसके लिए हम मेल, सिंपल मेल प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। तो इसका आंसर ईमेल प्रोसेसिंग है। अनडाउटली हमने ये पढ़ा नहीं है, पर तुक्का मान के लिए मैंने ये था कि आपको जैसे डाटाबेस, तो आपको ये सोचना है हाँ डाटाबेस तो उसमें होता ही है। प्रोसेसिंग वेबसाइट्स, हाँ तो वेबसाइट तो सर्वर पे ही होती हैं। स्टोरेज तो मेन काम है सर्वर का। वर्ड प्रोसेसिंग वो भी वो करता है, क्योंकि जब आप फॉन्ट लेके जाते हो तो वो भी होता है। तो इसका आंसर ईमेल प्रोसेसिंग आएगा। वर्ड प्रोसेसिंग कैसे नहीं आएगा मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने ये पीडीएफ बनाई है कैलिबरी टेक्स्ट में, कैलिबरी में, जिसको फॉन्ट फेस बोलते हैं। कई लोग उसको बोलते हैं कि फॉन्ट है, बट नहीं, वो फॉन्ट फेस होता है। मैंने समझ लो कि कैलिबरी में कोई फाइल बनाई, लेकिन आपके सिस्टम में कैलिबरी है ही नहीं। तो जब आपको सर्वर वो फाइल सेंड करेगा ना, तो आप एक टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होती है, उसमें देख लेगा कि आपके पास ये फॉन्ट नहीं है, तो उसका वर्ड प्रोसेस करके भेजेगा। कुछ फॉन्ट्स आपकी साइट पे कभी अवेलेबल नहीं होंगे, उन सब के लिए आपका सर्वर प्रोसेसिंग कर देगा। बट मेलिंग के लिए अलग सिस्टम हो जाएगा थोड़ा, हम एक्सप्लेन करेंगे जब प्रोसेसर पढ़ेंगे। लेकिन हमने ऐसे देखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, सबको आना चाहिए, आसान है। पहले ऑड वन आउट करो, जो जो आपको पता है कि इसमें से है ही है एक वेब ब्राउजर, उसको निकालते जाओ ऑप्शन से। जैसे मुझे पता है सफारी और मोज़रेला और ओपेरा तो है। अब आपको अगर एजुकेटेड गेस भी लगाना हो तो आई और सीई में से है। अब आई भी इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये एब्रीवेशन में लिखा है। जब मैं इसकी फुल फॉर्म लिखूंगा सबको समझ आ जाएगा। कईयों को तो आ भी गया, मैंने सिर्फ इतना सा लिखा, कईयों को आ भी गया। गुड, ये सुना है, ये चीज सुनी है। ये है आईई, तो सीई इज द राइट आंसर। मुझे भी नहीं पता सीई क्या होता है वैसे, ये ऐसे ऑप्शन डाल दिया उन्होंने। आगे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ जीआईजीओ। देखो हमारे पास कुछ सिस्टम्स होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसके बेसिस पे हम डेटा इनपुट या आउटपुट करते हैं। जैसे लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वैसे ही हमारे पास होता है एक जीआईजीओ, दैट इज गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो अभी तीन टर्म्स हमने डिस्कस की, तीनों इसी से रिलेट करके याद रखो। कॉपी देखो मेरी क्लास में ना, ट्राई टू मेक नोट्स, कॉपी पेन रख लिया करो। तो क्या हमने बोला, फीफो, लिफो, आज हमने क्या दिया है, GIGO, दैट इज गार्बेज इन गार्बेज आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो पहले आया उसको पहले मिलेगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। तो ये है गार्बेज इन गार्बेज आउट। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस की टर्म्स है। बट आपको ये तीनों टर्म्स, आप इसकी एब्रीविएशन आपको पता है, इनकी फुल फॉर्म भी आपको पता लग गई है। एग्जाम में कभी भी एमसीक्यू आएगा तो वी शुड बी एबल टू सॉल्व। से यस इफ यू आर एबल टू सॉल्व। ओके, एमएस डॉस, व्हाट इज एमएस डॉस? सबसे पहले मुझे ये लिख के दो, एमएस डॉस होता क्या है? ओएस, यस, इट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे पास कुछ सिस्टम्स होते हैं, वो कुछ बेसिस पे काम करते हैं। जैसे कि ए सिस्टम बेस्ड ओएस, वो अलग चीज होती है। बी, और कोई बी या सी, किसी और का कोई और आंसर? अगर यहाँ पे हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है एमएस डॉस, ये जो भी आप स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज एमएस डॉस। ये होता है एमएस डॉस।
तो इसमें मेरे को कमांड देनी है, ये एमएस डॉस है। अगर मेरे को इसमें कमांड देनी है तो मैं इसमें कोई आइकन दिख रहा है किसी को? आइकन तो है नहीं, तो ये ग्राफिकल वाला तो है नहीं। सिस्टम बेस्ड, अब सिस्टम बेस्ड भी ये नहीं है क्योंकि ये तो हमारी विंडोज पे चल रहा है, वो भी ठीक है। तो इसको हम जब भी इनपुट देंगे हम थ्रू कमांड देते हैं, तो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये है जो ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, देखो इसमें कोई आइकन तो नहीं है ना, कोई आइकन नहीं है इसमें, देख लो कोई आइकन नहीं है, कोई आइकन है ही नहीं इसमें, तो किस पे क्लिक करूं? तो ये क्या है? दिस इज अ कमांड बेस्ड सिस्टम। वैसे ही अगर मैं इसको मिनिमाइज करता हूं तो ये अभी आइकन दिख रहे हैं, ये तो अभी आइकन दिख रहे हैं सबको, कैनन ये दिख रहे हैं ना, ये देखो, ये भविष्यानंद, ये माई पीसी, ये रिसाइकल बिन, ये कनेक्टिविटी, ये आशु डॉक, ये कंप्यूटर। तो ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये ग्राफिकल वाला सिस्टम है जिसमें ग्राफिक्स दिख रहे हैं, आइकन्स वगैरह विजिबल हैं। लेकिन पहले जो दिखाया उसमें ऐसा कुछ नहीं था, तो वो कमांड बेस्ड सिस्टम था। एम आई क्लियर? अगर सबको समझ आ रही है तो यस यस, GUI इज द राइट, बट दिस इज कमांड बेस्ड सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम। कूल, मजा आ रहा है? तो थोड़ा जोश से करो यार काम। मैं इसलिए म्यूट करता हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो। एक बार सेशन कटेगा हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एक बार सेशन कटेगा हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हैं हम? बढ़िया से नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म? बायोस, बायोस की फुल फॉर्म एक बार सेशन कटेगा पहले बता रहा हूँ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक नेहा इज राइट, और कोई? ये पेपर में आती हैं ऐसी चीजें, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं।